अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ईरान डील की जानिब आ जाएगा या ईरान को भी मज़ीद वक्त दरकार होगा? जौहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी गई थी ईरान को इससे कबल कि ईरान को डील करना होगी और उसके सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर डील ना की गई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और ये भी कहा गया था कि अगला हमला जो है मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। देखिए, जो नया डायलॉग इतवार को होना है वो तो शायद ना हो सके मौजूदा हालात की वजह से। हम्म। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो डायलॉग हो सकता है। ईरान को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि उसने क्या करना है। उनका क्लेम है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। तो कम से कम पीसफुल पर्पस के लिए जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 से 5% या 7% तक काफ़ी होता है। अगर आपने बिजली पैदा करनी है, मेडिकल के इस्तेमाल करना है, या मैक्सिमम 10% तक आप कर लें, लेकिन 3 से 5, 7 तक, 3 से 7 में ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इससे ऊपर की तरफ यूरेनियम एनरिच करते हैं, जिस तरह के ईरान का लोगों का ख्याल ये है, ईरान 20% से ऊपर निकल चुका है, तो उससे फिर शकूक ये पैदा होते हैं कि आप 93% की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन के लिए फ्यूल बनाना होता है उसके लिए यूरेनियम को एनरिच करना होता है कम से कम 93%। तो वहाँ अगर उसकी तरफ जाएंगे तो फिर तो शकूक यही पैदा होते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं कि वेपन बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान को वेपन बनाने की, ईरान को कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है। अपने इर्द गिर्द के ममालिक में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है अलावा इसराइल के। तो इसराइल से उसका बराह रास्त तो झगड़ा नहीं है, वो तो फ़लस्तीनियों की वजह से झगड़ा है। जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिनसे उनकी कभी कभी नाराज़गी रहती है, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ईरान थोड़ा सा ठंडे दिल से ये गौर करे कि क्या न्यूक्लियर वेपन उसको वाकई ज़रूरी है, इसका ठंडे दिल से करे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के बावजूद भी इसराइल को बालादस्ती हासिल तो सर, रहती है आप ये अब नहीं भी। समझते क्या कि ये ईरान के लिए अब अना का मसला बन गया है उसकी? देखिए, अना का मसला तो फिर नुकसान ही पहुंचाता है हम्म। ना। उसमें तो ज़रूरी है कि आप कोई दरमियाना रास्ता निकालते हैं। मसलन अगर आपने बिल्कुल। पीसफुल पर्पसेस के लिए करना है तो आप ये कहें कि ठीक है, पीसफुल पर्पसेस के लिए हम कर रहे हैं और इससे आगे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जब आप एक ख़ास लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद फिर ये शकूक पैदा होते हैं कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस उन शकूक को पैदा होने से पहले ही अगर आप मामला को रोक लें तो मेरा ख्याल है कि ये मामला ठंडा हो सकता है। क्योंकि इसराइल जो ज़्यादा शोर मचाता है वो, उसको यही खतरा है कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और उसके बाद फिर वो इसराइल के लिए मसला जो है वो बनता है, क्योंकि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन हैं। अगरचे इसराइल ने इस बात को कभी एडमिट नहीं किया है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि इसके पास ये कैपेबिलिटी है। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के लिए इस किस्म की कैपेबिलिटी की ज़रूरत है। पीसफुल पर्पसेस की इजाज़त मिल सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, बशर्ते आप इंस्पेक्शन की मुकम्मल इजाज़त दें। इंस्पेक्शन अब भी होती है। IAEA जो बैनुल अक़वामी अदारा है न्यूक्लियर वेपन का जनीवा के अंदर, उसके आके लोग इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां ईरान पहुंचने नहीं देता उन्हें। हम्म। तो इसलिए अगर आप इंस्पेक्शन की इजाज़त दें और पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर ईरान की थिंकिंग ये है कि वो किसी न किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि इर्द गिर्द का कोई मुल्क, जितने अरब मुल्क हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, अरब मुल्क हैं, इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो उसकी वजह से ईरान को बिल्कुल अकेला जो है अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर कुछ ममालिक की उसे सपोर्ट हासिल हो जाए तो फिर वो फ़ायदा है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है। अरब मुल्कों में से सऊदी अरेबिया है, UAE है, बहरीन है, और दूसरे ममालिक हैं जो
इस बात के इसके हक में नहीं है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो हसन ईरान साहब, को क्या ये वजह है कि जो समझना जरूरी होगा। दीगर अरब ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब ममालिक के जो स्टेट्स हैं, ये क्यों ये जौहरी हथियारों के बनाने के खिलाफ हैं ईरान के? वो इसलिए खिलाफ है कि उनका ख्याल ये है कि ईरान जो है बाद में फिर उनको ख़राब करेगा। एक बड़ी कुव्वत एक्वायर करने के बाद ईरान जो है ये इर्द गिर्द के ममालिक में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि माजी में आजकल तो खैर नहीं ईरान ये काम कर रहा, माजी में उसकी कोशिश यही थी कि जब 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन आया था कि इस रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरी गल्फ स्टेट्स के अंदर, अरब स्टेट्स के अंदर जहां बादशाहतें काम कर रही हैं। तो उसकी वजह से ये खौफ है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लेता है और बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन जाता है तो ये फिर छोटी अरब रियासतें या गल्फ की जो रियासतें जो गल्फ के दूसरी साइड पे हैं, ईरान के बिल्कुल अपोजिट हैं, उनको वो ख़राब कर सकता है। तो एतमाद की कमी है। जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा उस वक्त तक ये रियासतें जो हैं वो ईरान की तरफ शक की नज़र से देखती रहेंगी। तो लोग हैं उसमें यह है कि इसराइल के ऊपर ईरान की जानिब से 120 मिसाइल दागे गए हैं और 2 जो उनके तैयारे हैं वो भी मार गिराए हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ सामने आ रही है कि उनकी एक पायलट इन्होंने गिरफ्तार कर ली है। तो अब क्या उसको जवाब बनाकर अब कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? कितना ये एक ब्रेक थ्रू मैं तो समझता हूँ इस चीज़ को। नहीं, क्या ये आपने बात आपकी मुहिम बात है कि 120 इन्होंने मिसाइल फेंके हैं की तरफ, और किसका पायलट को पकड़ा गया है, किसने? जी मैं कह रहा हूँ कि किस पायलट की बात कर रहे हैं, किसके पायलट को किसने पकड़ा? इसराइली पायलट, खातून पायलट हैं जिनको गिरफ्तार किया है ईरान ने। हाँ, तो उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना, एक आध पायलट अगर पकड़ भी लेंगे आप। असल तो देखना ये है ना कि जो 120 मिसाइल आप कह रहे हैं कि उन्होंने फेंके हैं, तो उसमें से कितने जाके टारगेट पे लगे हैं, असल चीज तो ये है ना। लेकिन ना जो इजराइल के जो मिसाइल थे वो टारगेट पे लगे हैं आके, जिसके रिजल्ट भी बरामद हुए हैं जो हमने टेलीविजन पे देख लिए हैं। तो जो इन्होंने ये भेजे हैं मिसाइल, उनमें से कितने मिसाइल जाके टारगेट पे लगे हैं और कितनों को इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है वो टारगेट पे पहुंचने से पहले। जैसे मैंने आपसे कहा कि इजराइल के पास वो एक सिस्टम मौजूद है जिससे मिसाइल को जाया किया जा